आदाब। आज की इस पेशकश में बात करेंगे उस फील्ड की जो नौजवानों में बेहद मकबूल है, चाहे गांव हो या शहर। नौजवान बहुत तेजी से इस फील्ड की तरफ रागिब हो रहे हैं। जी हां, जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन। आखिर किस तरह से इस फील्ड के अंदर करियर के मौके बढ़े हैं, किस तरह के इसमें चैलेंजेस हैं और वो बातें जिनका जानना हर कंटेंट क्रिएटर और जर्नलिस्ट के लिए जरूरी हो जाता है, आज की इस पेशकश में उनको जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए डालते हैं एक नजर जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन पर। जर्नलिज्म एंड कंटेंट क्रिएशन को जदीद डिजिटल दौर की एक मुअस्सर और बाअसर शोबा समझा जाता है। इस शोबे के जरिए हम खबरों, मालूमात, कहानियों और ख्यालात को आवाम तक दुरुस्त और जिम्मेदाराना अंदाज में पहुंचाते हैं। इसमें न्यूज रिपोर्टिंग, एंकरिंग, वीडियो प्रोडक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग, ब्लॉगिंग और सोशल मीडिया कंटेंट शामिल है, जो राय आमा की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। सहाफत और मवाद साजी ने मालूमात के तबादले के तरीके को यकसर बदल दिया है। सहाफत और मवाद साजी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है, जिसमें सच्चाई, तहकीक और तख्लीकी सलाहियत बुनियादी हैसियत रखती है। आज के दौर में सहाफत और कंटेंट क्रिएशन एक रोशन, मुतहर्रिक और मुस्तकबिल साज करियर की सूरत इख्तियार कर चुका है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने ये तो जान ही लिया होगा कि क्या है जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन। अब इससे जुड़ी हुई बारीकियों को जानने और समझने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। जर्नलिज्म एंड कंटेंट क्रिएशन, इससे जुड़ी हुई बारीकियों को और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको जानना आज के दौर में हम सभी के लिए जरूरी हो जाता है। और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर आज इस पेशकश में मौजूद हैं साबिक वाइस चांसलर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी और मौजूदा डायरेक्टर इंडिया हैबिटेट सेंटर प्रोफेसर जनाब के.जी. सुरेश साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारी आज की इस पेशकश में। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। आदाब सर। और एक लंबा तजुर्बा आपका जर्नलिज्म की फील्ड से रहा है। ये फील्ड हमेशा युवाओं को अट्रैक्ट करती रही है, इसकी चमक, इसका चार्म, इसके अंदर पैसा, सब चीज़। लेकिन बहुत सारी तब्दीलियाँ इसमें हमने इस फील्ड में देखी है। तो आप जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में कितनी बदलती हुई ये फील्ड आपको नजर आती है, और अगर करियर के ताल्लुक से देखें तो करियर की संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ी हैं इसमें? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि टेक्नोलॉजी के चलते जर्नलिज्म में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं, और मैं ये कहूँगा कि उसका एक तरह से लोकतांत्रिकरण हुआ है। और ये जब लोकतांत्रिकरण हुआ है तो डेमोक्रेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जहाँ एक हम कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बन गए। जो कंज्यूमर जो होता है वो सिर्फ कंज्यूम करता है, एक तरफा था अभी तक। टेलीविज़न जो है या समाचार पत्र, अखबार छपता था और उसके बाद जो है लोग उसको पढ़ते थे या देखते थे। इसलिए टेलीविज़न को कई बार इडियट बॉक्स भी कहा जाता था, क्योंकि आप उससे संवाद नहीं कर सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के चलते आज हम प्लेटफॉर्म के साथ लाइव संवाद कर सकते हैं। फेसबुक में कोई आ रहा है, तुरंत आप बात कर सकते हैं। ऑनलाइन आप तुरंत अपना फीडबैक दे सकते हैं। ये बड़ा परिवर्तन आया है, यानी टू वे कम्युनिकेशन हो गया है। साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, टू वे ही नहीं, साइमल्टेनियस। टू वे तो पहले भी था कि आपने चिट्ठी लिख दी अखबारों के नाम पर, संपादक के नाम पर, साइमल्टेनियस उसी वक्त। अभी साइमल्टेनियस लाइव कम्युनिकेशन है, क्योंकि कंज्यूमर को, जो प्रोड्यूसर है, उसको पता चल रहा है कि कंज्यूमर क्या बोल रहा है। मैं लाइव कर रहा हूं अपना प्रोग्राम, तुरंत कमेंट्स आ रहे हैं उस पर। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। दूसरा, जो मुद्दे हाशिए पर थे और इनको जो तथाकथित मुख्य धारा की मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया जिनको उजागर नहीं कर रही थी, आज जो सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर जो आम नागरिक जो है, शहरी जो है, वो अपने बात को रख सकता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। तीसरा, जो सबसे मैं समझता हूं कि
महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज सीधे जो देश के प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, ये सब आज सीधा संवाद कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। मुझे भी अगर प्राइम मिनिस्टर से तक कोई संदेश पहुंचाना है तो मुझे कोई सरकारी चैनल की जरूरत नहीं है। मैं उनको टैग कर दूं, उनके ऑफिस को टैग कर दूं, प्रेसिडेंट को टैग कर दूं, मंत्रियों को टैग कर दूं, तो उन तक या उनके ऑफिस तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। अब इसके चलते आज की जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा है, टेलीविज़न कम और अखबार पढ़ना कम हो गया है, लेकिन ये लोग ज़्यादा जा रहे हैं सोशल मीडिया में। तो मार्केटिंग वहाँ शिफ्ट हो गया है। विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसका बजट का आज डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो चुका है। इनफैक्ट जो अभी के जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से मैक्सिमम एडवर्टाइजिंग जो है रेवेन्यू वो इधर जा रहा है। तो इधर संभावनाएं बढ़ी हैं। तो यहाँ ऑब्वियसली संभावनाएं बड़ी है। सब अपने अपने चैनल लेके आ रहे हैं, सब अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, इंस्टाग्रामर्स, एक नया एक कल्चर शुरू हो गया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर अगर बोलने की क्षमता हो, विषय की समझ हो और थोड़ा मेहनत करने का जज्बा हो तो उसको बहुत बड़े फौज की जरूरत नहीं है। पहले जैसे एक चैनल सेटअप करने में कई करोड़ लगते थे, आज आप अपने स्तर पर आप जो है अपना चैनल चला सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन, कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है और आपके अपनी काबिलियत की ज़रूरत है। काबिलियत के साथ साथ आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, क्योंकि आप एजुकेशन से जुड़े रहे हैं, तालीम से जुड़े रहे हैं, मीडिया से मुतालिक तालीम से आपका एक लंबा सिलसिला रहा है कि एक कॉमन मैन या एक कोई स्टूडेंट इस फील्ड में या कंटेंट क्रिएशन में जाना चाहता है, जर्नलिज्म में जाना चाहता है, तो इसमें एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और किस तरह की एजुकेशन ज़रूरी हो जाती है, और एजुकेशन के बेनिफिट्स उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए और नए जर्नलिस्ट के लिए, सिटीजन जर्नलिज्म जो करना चाहते हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम हो जाता है। देखिए, मैं बहुत आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। मैं समझता हूँ कि हमें ना अपनी जिम्मेदारियों, संवैधानिक जिम्मेदारियों के बारे में मालूम है कि हमारा आईन क्या कहता है कि एक अखबार नवीज़ होने के नाते मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ क्या है, तो हमारे सीमाएं कहाँ तक हैं, हमको कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस क्या हैं हमारे। आज़ादी का मतलब जो है, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है, यानी कि मनमानी करने का नहीं है। आज़ादी के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो उन जिम्मेदारियों को कौन समझाएगा, ये ट्रेनिंग से ही समझ में आएगा। अब भले आप उसको एजुकेशनल लेवल पर हो या आप किसी संस्था के द्वारा ट्रेनिंग पर हो, आपको मीडिया कर्मी बनने से पहले आपको एक ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, जो आपको कानून के बारे में बताएं। जैसे लाइबल है, स्लैंडर है, डेफामेशन है, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, उनका ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर गहन अध्ययन किए। इसलिए ज़रूरी है कि आप हर विषय की गहराइयों तक जाओ और रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको मीडिया ट्रेनिंग से ही पता चलेगा। आज देश के बड़े बड़े संस्थान, मेरे को तो 2 संस्था लीड करने का मुझे अवसर मिला। माखनलाल विश्वविद्यालय का वीसी था मैं, और आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डीजी था मैं। तो ये, और आज लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ के पास मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो आपने जिसको कहा कि जो आम नागरिक है, आम शहरी है, वो भी अपना कंटेंट तैयार कर रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसको पता है कानून के बारे में, इसको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, इसको पता है कि वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहा है और मेरी जिम्मेदारियां क्या है। मीडिया का एथिक्स क्या है, एथिक्स बहुत ज़रूरी है, यानी कि नैतिकता है ना, हमारे अपने वैल्यू सिस्टम क्या है। कितना अहम मानते हैं इसको कंटेंट क्रिएशन में आप, जहां मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे समाज में क्या असर पड़ेगा। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने बताया था कि आप कोई भी काम करेंगे तो आपको ये सोचना है कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उस पर उसका क्या असर होगा। तो मैं जो कर रहा हूं, मैंने कुछ भी दिखा दिया, उससे क्या दंगे होंगे, फसाद होंगे, नफरत फैलेगा समाज में, या लोगों को गलतफहमी, आज मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, फेक कंटेंट,
हमारे पास इतने कानून हैं, आपने बात कही, और उसके बाद ये तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन, थंबनेल्स झूठे, इस तरह के बहुत कुछ सामने आते हैं। ख़ास तौर से जो लोग नए हमारे मैदान में आए हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो इसको किस तरह से, क्या पॉलिसी लेवल पर कुछ करने की ज़रूरत है? दोनों तरफ से करना होगा। पॉलिसी लेवल पर तो देखिए, अगर आपने शिकायत की तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब जैसे प्रेस काउंसिल के पास था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम अक्सर जो है दंतहीन बाघ कहते थे, टूथलेस टाइगर, कि भाई वो बाघ तो है शेर लेकिन दांत नहीं है, तो आपको दांत तो देने पड़ेंगे कानून को कि भाई कार्रवाई करो, तुरंत कार्रवाई होगा। 4 जगह कार्रवाई होगी तो लोग जो है अपने आप सोचेंगे, 2 बार सोचेंगे कुछ भी कंटेंट डालने से पहले, गलत कंटेंट डालने से पहले। दूसरा, आम आदमी को मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। किस तरह से? यानी कि फेक न्यूज को आइडेंटिफाई कैसे करें, मिस इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आज के तारीख में वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, कहीं का भी कोई तस्वीर उठा के कह देते हैं ये कश्मीर का तस्वीर है, ये यहाँ जुल्म और सितम हो रहा है, यहाँ जाति हो रही है। आपके पास एक छोटा सा एक टूल है जिसका नाम है रिवर्स इमेज सर्च। आपको उस इमेज को सीधे गूगल में ड्रैग करना है, गूगल सर्च में, और ड्रैग करके आपको देखना है कि ये जो है इमेज है ये क्या कहां का है। वो तुरंत बता देगा कि ये कहां, फलाना अफगानिस्तान से निकाल कर लाए थे या पाकिस्तान से निकाल कर लाए थे या किसी और मुल्क का है जिसको बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ का है। यानी क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक आपको हमेशा वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई करना है। आंख मूंद कर कोई भी, अपना कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। आंख मूंद कर कोई भी चीज पर भरोसा नहीं करना है, डबल चेक करना है। क्या एक ही जगह एक खबर आई है, इतनी बड़ी खबर है, ऐसा कैसा हो सकता है कि एक अनजान वेबसाइट में आया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे वेबसाइट्स या अच्छे चैनल गलतियां नहीं करते हैं, करते हैं। ये अवेयरनेस के लिए हमारे इस प्रोग्राम के जरिए भी हम यही कोशिश करते हैं कि जागरूकता और अवेयरनेस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वो ज़रूर मिले, और ख़ास तौर से वो सब्जेक्ट जिसके अंदर नौजवान करियर बनाना चाहते हैं। एक लंबा दौर जर्नलिज्म का ऐसा रहा जिसके अंदर प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों पर मेहनत की गई। आज के दौर में क्या चीज़ आप अहम मानते हैं कि किस तरह के प्रैक्टिकल ज़रूरी हैं, या थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो आज भी उतनी ही अहमियत रखती है जितना पुराने ज़माने में रखती थी, अब से 10-20 साल पहले रखती थी? हमें एक संतुलन बना के रखने की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने जो है मध्यम मार्ग की बात कही थी या मिडिल पाथ की बात कही थी। तो बीच का रास्ता, ना एक्सट्रीम में हमको इधर जाना है ना एक्सट्रीम में उधर जाना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमको बैलेंस बना के रखना है। थ्योरी हमें विषय को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कम्युनिकेशन आया कहाँ से, इसके पीछे का सोच क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, समाज को इंस्पायर करना है, ये थ्योरी से ही आपको समझ में आएगा। हमको अपने आप को एजुकेट करना है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका इतिहास क्या रहा है, इसकी तारीख क्या रही है कम्युनिकेशन की, कितने सदियों से कम्युनिकेशन चलता आया और किस तरह से है ना। कम्युनिकेशन होता हमारे है। देश की आज़ादी की पूरी लड़ाई का एक हिस्सा था। ऐसा देश का कोई भी फ्रीडम फाइटर नहीं थे जो आपके अखबार के दुनिया से जुड़े हुए नहीं थे। गांधी जी का अपना अखबार था, पंडित मदन मोहन मालवीय के अपने अखबार थे, लाला लाजपत राय के अपने अखबार थे, सभी ने, श्री अरविंद के अपने अखबार थे, सभी ने अपने अखबार शुरू किए। और हम देखते हैं कि अखबार के माध्यम से उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने जो है INA के आज़ाद हिंद रेडियो से जो है उन्होंने लोगों को संबोधित किया। यानी उनको भारत प्रेरित में करने जो की कोशिश कंटेंट किया। क्रिएटर के तौर पर उभरना चाहते हैं उनके लिए तमाम आइडियल हैं, तो ये उनको समझना बिल्कुल, होगा, इन लोगों को पढ़ना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो उनके जर्नलिज्म क्या थी, इसको समझे बगैर, इसलिए थ्योरी बहुत जरूरी है। हाँ, प्रैक्टिकल तो जरूरी है ही, क्योंकि प्रैक्टिकल तो देखिए कोई भी सीख सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मीडिया स्कूल में जाना जरूरी है, वरना मीडिया स्कूल बंद कर दो। मीडिया स्कूल में इसलिए जाना जरूरी है, कोई भी अगर अपना मोबाइल चलाना सीख गया और कंटेंट तैयार करने लग गया तो सब जर्नलिस्ट बन गए। जर्नलिस्ट बनने के उससे लिए किस तरह का नुकसान सामने आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग, वो तो आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आज जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं, और आप, मैंने कहा ना, गलतियां मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रही है, लेकिन उसकी तादाद कम है। जबकि अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो उसमें ज़्यादा हम किसी भी एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी के भाषण को, उसमें से एक टुकड़ा निकाल के हम उसको प्रचार प्रसार करते हैं, जबकि उनका उद्देश्य वो कोई और चीज़ समझा रहे थे। हमने तस्वीर का जो है एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया, पूरा नहीं दिखाया, लेकिन उस तस्वीर के उस हिस्से को हमने जो है बड़ा चढ़ा के दिखा दिया। तो ये तो
जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म तो पूरे कंटेक्स्ट को दिखाना है, सभी पक्षों को दिखाना है, सभी पहलुओं के बारे में बताना है। जो एक पहलू ही दिखाएंगे तो जाहिर है कि लोगों के सोच में भी वैसा ही होगा, यही एक पहलू है। तो इसलिए हर चीज का हर पहलू होता है, तो उस पहलू के बारे में बताना, लोगों को फैसला करने दीजिए ना, लोगों को फैसला करने दिया जाए। आपने बहुत अच्छा कहा कि लोगों को फैसला कर रहे हैं उनके लिए। ये मीडिया का काम नहीं है, सरकार बनाना गिराना ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा इस देश की जनता जो है बहुत ही समझदार जनता है। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, आप ये बहुत देखिए, तेजी से। तब तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं थी, एक दूरदर्शन था। आपका कोई डिजिटल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन 1975 से 77 इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, और 77 में इसी देश के आवाम ने जो है सरकार को उठा के फेंक दिया कि ये तानाशाह सरकार है। तो कोई डिजिटल मीडिया के कहने पर तो उन्होंने किया नहीं, कोई सोशल मीडिया के कहने पर तो उन्होंने किया नहीं। यहाँ के लोग समझदार हैं। आपको सिर्फ बताना है कि देखिए ये विषय है, तय वो करेंगे। सरकार किसको बनाना है, क्यों बनाना है, उनकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है लोगों की कि क्या चाहिए उन्हें। नहीं, हर दौर में पत्रकारिता अपना जो अहम रोल था उसको प्ले कर रही थी। बिल्कुल। और आपसे एक सवाल और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ भारत में ये फील्ड बड़े पैमाने पर बढ़ी है, इसका दायरा बड़ा है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें, आप कई देशों की यात्रा पर जाते हैं, किस तरह से भारत में जो हमारा जर्नलिज्म है वो यूरोप से या अदर कंट्रीज से अलग दिखता है, और वहाँ किस तरह से पत्रकारिता हो रही है, और हमारे यहाँ के पत्रकारों को वहाँ की पत्रकारिता से क्या कुछ जर्नलिज्म से सीखने को मिल सकता है? देखिए, हमारी चुनौती अलग है, हमारा परिस्थितियां अलग है, इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि कोई तुलना की कहीं भी कोई गुंजाइश है। मैं देखता हूं आज की युवा पीढ़ी किस तरीके से जर्नलिज्म कर रहे हैं, खासकर जो भाषाई पत्रकारिता है, जो लैंग्वेज जर्नलिज्म है, तो चाहे वो मराठी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, जितने भी लैंग्वेज जर्नलिज्म में बहुत अच्छा काम हो रहा है। काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे जो है ज़मीनी स्तर के जो स्टोरीज है वो आ रहे हैं। तो इसलिए हम सिर्फ दिल्ली के अखबार को ही अखबार माने या दिल्ली के मीडिया को ही मीडिया माने तो गलत, बहुत बड़ी गलतफहमी। दिल्ली भारत नहीं है, दिल्ली भारत का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा देश है जहां बहुत काम हो रहा है मीडिया में। यानी आप मानते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस पर काम करने की ज्यादा जरूरत है? बहुत काम हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर तो रीजनल लैंग्वेज में है। लोग तो अपनी भाषा में कंटेंट को देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, और इसलिए रीजनल मीडिया की ग्रोथ भी बहुत हो रही है। मैं इसलिए अपने बच्चों से, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप अंग्रेजी तो पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, लेकिन साथ साथ आप जिस भी प्रदेश से आते हैं आप वहाँ की भाषा को भी पढ़िए, क्योंकि फ्यूचर जो है वो लैंग्वेज जर्नलिज्म में है। तो लोग जो है अपनी भाषा में जो है कंटेंट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, लोग अपने इलाके के बारे में जानना चाहते हैं। जो व्यक्ति पंजाब से कनाडा में गया है, अमेरिका में गया है और वहाँ बस गया है, वो अपने गांव में बैठकर दिल्ली में क्या हो रहा है ये देखने में उसको रुचि नहीं है। वो चाहता है कि बठिंडा में क्या हो रहा है, रोपड़ में क्या हो रहा है, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है। तो चंडीगढ़ में जो कंटेंट बना रहा है, रोपड़ में जो बना रहा है, बठिंडा में जो कंटेंट बना रहा है, अमृतसर में जो कंटेंट बना रहा है, उसकी डिमांड अमेरिका में ज्यादा है, कनाडा में ज्यादा है। यानी क्योंकि वो अपने पिंड में क्या हो रहा है इसमें इंटरेस्टेड है। बनारस का जो व्यक्ति जो बोस्टन में बैठा हुआ है, वो बनारस का सोशल मीडिया देखेगा। वो यानी अपने टारगेट ग्रुप सबको आइडेंटिफाई करना होगा आज के दौर में। बिल्कुल। और ये कितना जरूरी हो जाता है कि उसको देखने वाले, उसको सुनने वाले कौन लोग हैं, देखिए इसका जानना कितना जरूरी है। स्पेशलाइजेशन इसको कहते हैं। देखिए, पहले एक जमाने में अस्पतालें होती थी मल्टी स्पेशलिटी, है ना, हड्डी का डॉक्टर अलग, आंखों का डॉक्टर अलग, है ना, हर चीज का डॉक्टर अलग होता था। आज जो है वो मल्टी स्पेशलिटी थी, आज सुपर स्पेशलिटी है। बुजुर्गों के हड्डी का डॉक्टर अलग है, बच्चों के हड्डी का डॉक्टर अलग है ना। तो हड्डी में भी फर्क आने लग गया है। तो आज इस सुपर स्पेशलाइजेशन में आपके पास किस विषय पर आप एक्सपर्ट बनोगे। हमारे समय में मीडिया के बारे में कहा जाता था कि यू हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन आज के दौर हर विषय के बारे में जारी होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, किसी के मास्टर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज है कि यू हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो तो अपनी जगह है, हर विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बट ए मास्टर ऑफ वन, एटलीस्ट मास्टर ऑफ ए वन। एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए जिसमें आपका, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे फैशन हो, चाहे वो मतलब नदियों के बारे में हो, चाहे वो पानी के बारे में हो,
चाहे वो पर्यावरण के बारे में हो। आपका एक टॉपिक होना चाहिए जिसमें आपको महारत हासिल है। चैलेंजेस की आप आपने उस बात एक्सपर्ट की, को बड़ी बनें। अहम बात की आपने कि चैलेंजेस हमारे अलग हैं, दूसरे मुल्कों के, दूसरे देशों के अलग हैं। जो नौजवान अब जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आज के दौर में किस तरह के चैलेंजेस आपको दिखते हैं और कैसे वो उनके ऊपर उबूर हासिल करें, उनको दूर कर सकें? आप याद रखिए कि कंपटीशन बड़ा टफ है, तो आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना रिसर्च करते हैं, आपकी भाषा पर कितनी पकड़ है, आपका बोलने का अंदाज कैसा है, इस सब से आप जो है आईबॉल्स अट्रैक्ट करते हैं। आप कितने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। कंटेंट तो लगभग सबके पास एक जैसा ही है, तो आपके पास नया क्या है, अपने आप को पहचानना जरूरी है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कंटेंट, मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। अभी क्या है कि एक ऑब्सेशन हो गया सब पॉलिटिक्स के बारे में। अरे भाई, इस देश में 140 करोड़ के देश में बहुत कुछ है बताने के लिए। ये स्टोरी टेलिंग का जमाना है, विजुअल स्टोरी टेलिंग का जमाना है। आज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जो है कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, सिर्फ प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी तक सीमित रह गई है। ये डेवलपमेंट जर्नलिज्म हमारे युवा पीढ़ी क्यों नहीं कर सकते? वो गांव की कहानियां क्यों नहीं बता सकते? आज गांव के लोग सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया में जुड़े हुए हैं, उनको गांव की कहानी के बताएं, खेती के बारे में बताएं वो। और कितने सारे हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, क्या क्या है ना, बागवानी है, इन सब के बारे में काहे को नहीं बात करते हैं? तो वो नहीं बात करेंगे, सिर्फ सब पॉलिटिक्स के बारे में। अब पॉलिटिक्स कितने लोग सुनेंगे? तो ये बेसिक चीज है कि हमको कंटेंट की, सब्जेक्ट्स की कमी नहीं है। आप आइए, कहानियां ही कहानियां हैं, लेकिन आपको कहानी बताने का एक अंदाज होना चाहिए। हमारा देश कहानियों का देश है। आपने अपने बड़ी अच्छी बात कही, पढ़ाई की आपने और एजुकेशन की बात की, और आज हम जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन पर बात कर रहे हैं। तो इसमें रेप्यूटेड या नामी इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करनी कितनी अहम आप ज़रूरी समझते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हमने देखा कि अब जर्नलिज्म के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए हैं, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन जो हमारे नामी गिरामी इदारे हैं बड़े, और वहाँ पर जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बड़े इदारों से और नामी इदारों से तालीम हासिल करना कितना अहम और कितना फ़र्क हो जाता है दूसरे इदारों के मुकाबले में, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी में उसका असर, उनके जर्नलिज्म पे उसका असर दिखता है? देखिए, आखिरकार वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है, आप कितने मेहनती हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूशन का अपना रोल है। इंस्टीट्यूशन ब्रांडिंग में हेल्प करता है। अगर आप आईएमसी के एक प्रोडक्ट हैं तो आपको ज़रूर आपके एप्लीकेशन को कंसिडर जरूर किया जाएगा, सीधे कूड़ेदान में नहीं जाएगा। लेकिन ये आखिर आप सरवाइव सिर्फ आईएमसी के नाम पर या माखनलाल के नाम पर नहीं कर सकते हैं। आपकी काबिलियत बोलेगी, तो मेहनत तो आपको करना है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन के नाम से नहीं। लेकिन हाँ, सर्टनली जब आप एमसीयू से, जामिया से, आईआईएमसी से आप पढ़कर निकलते हैं, ये सब बड़े बड़े एमसीआरसी हैं, ये सब बड़े बड़े सेंटर्स हैं, तो यहाँ से निकलते हैं तो उसका अपना आज निजी क्षेत्र में भी काफ़ी खुल गए हैं, प्राइवेट में भी काफ़ी खुल गए हैं, बड़े बड़े नामी खुल गए हैं, तो उसका निश्चित ही उसका लाभ तो मिलता ही है। और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए कि भाई, क्योंकि इनका नाम ऐसे नहीं हुआ है, और इनका नाम इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ एक एकेडमिक रिगर है, वहाँ एक बच्चों को जो है ध्यान दिया जाता है, उनके लिए जो है फैसिलिटीज़ जो है मुहैया कराया जाता है, वहाँ प्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं, तो इसलिए उधर इन संस्थाओं का नाम है। तो कोशिश हमारी करनी चाहिए। तो लेकिन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब आप सीयूईटी देंगे, आईएमसी में सीयूईटी के माध्यम से है, पहले उसका अपना एंट्रेंस होता था। माखनलाल में दोनों है, सीयूईटी भी मेरे दौरान कार्यकाल में हमने शुरू किया था, और उसका अपना भी एंट्रेंस प्रोसेस है। इसी तरीके से आईपी यूनिवर्सिटी का भी सीयूईटी भी है, आईपी का अपना भी है, वहाँ प्रेफरेंस आईपी का जो एंट्रेंस है वो देने वाले लोग करते हैं। तो आपको एग्ज़ाम देना है, और आपको उस संस्था में पहले से ही आपको रुचि रखने की ज़रूरत है। देखिए, मैं तो 2-3 टिप्स दूंगा जो फ्यूचर के जो पत्रकार हैं। एक तो आप जितना अखबार पढ़ सकते हैं, जितने चैनल देख सकते हैं, आप देखिए, पढ़िए, भाषाई अखबार भी पढ़िए, सिर्फ अंग्रेज़ी नहीं, आप पढ़िए उसको और अपनी समझ को बढ़ाइए। दूसरा, आपका जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के बच्चे, कई बार हम पूछते हैं कि फलान मिनिस्टर कौन है, उनको पता नहीं है।
इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है उनको पता नहीं है, पढ़ने आए हैं मीडिया, है ना। अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ रखिए, बेसिक चीज़ों को तो पता चाहिए आपको होना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जाता और है। एटलीस्ट मीडिया लॉस के बारे में तो उनको जरूर बिल्कुल पता होना चाहिए। पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो है उनका चुनाव कैसे होता है, या प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में क्या फ़र्क है, ये तो बेसिक नॉलेज हम उम्मीद करते हैं, है ना। भाषा, लैंग्वेज, देखिए आजकल जो लैंग्वेज, सोशल मीडिया का लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं, उससे फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए लैंग्वेज कैसे बनता है, जब आप साहित्य पढ़ते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं। इसलिए नॉवेल्स, पोएम, ये सब आप खूब पढ़िए और अपना लैंग्वेज का जो है, आपकी भाषा का दायरा को बढ़ाइए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज, शब्दावली आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके पास, और तीसरा बहुत ज़रूरी है, आप अच्छे आर्टिकुलेट करने की स्थिति में हो। आप सारा ज्ञान रखते हैं लेकिन आप बोलना नहीं जानते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम ज्ञान रखकर भी लोग इतना बोल लेते हैं। तो आपके पास अगर ज्ञान का भंडार है तो उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है, अपने अभिव्यक्त कैसे करना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, इस आर्ट को भी आपको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको रेडियो सुनना, टीवी देखना, पॉडकास्ट सुनना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप उसे प्रैक्टिस भी करिए, रियाज़ करिए। जैसे कोई कलाकार उस्ताद बनता है तो वो रियाज़ करके बनता है, घंटों रियाज़ करते हैं रोज़। तो आपको भी लिखने का, बोलने का रियाज़ करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि अगर इन सब चीज़ों पर अगर वो फोकस करेंगे तो वो बहुत एक कामयाब सहाफ़ी बनेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। यानी ये फील्ड बहुत सूदमंद है, फ़ायदेमंद है, और आगे के रास्ते जो सहाफ़त में, जर्नलिज्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये फील्ड ना सिर्फ बड़ी है बल्कि सूदमंद भी है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के इस मौजू पर रोशनी डाली और वो तमाम बातें आपने बताई जो आज के दौर के नए सहाफ़ियों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। और हमारे नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के इस प्रोग्राम को अपनी मोहब्बत से नवाजा और इस पेशकश के ज़रिए आपने बहुत अच्छी तरीके से ये समझा कि जर्नलिज्म की फील्ड में आने के लिए और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी हो जाता है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे ख़ास मेहमान के भी और आप सबके भी। और इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करते हैं। अगली पेशकश में फिर किसी मौजू पर, किसी अलग कोर्स पर गुफ्तगू के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।